Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. स्टूडेंट्स हम स्टैंडर्ड 11 स्टेट टेक्स्ट बुक के एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और ये इसका सेकेंड पार्ट है. दो स्टूडेंट्स जो नए से जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि इसके पहले के सारे चैप्टर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं. ऑलराइट, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है. करेक्ट. अनदर थिंग इज़ कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है जो आपको नीट में एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स में बहुत यूज़फुल रहेगा. स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस आर ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक बायोलॉजी के किसी भी बोर्ड के लिए. तो चाहे आप इंडिविजुअल या ग्रुप ट्यूशन्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट. दो स्टूडेंट्स जो नीट अटैम्प्ट कर रहे हैं, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो या रिपीट अटैम्प्ट, कि प्लीज़ डू कंसिडर ज्वाइनिंग दी क्लासेस क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होगा. लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट ऑफ येस्टरडे. तो हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया, राइट. तो दो मेजर टाइप्स के नेफ्रीडिया या एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं. द फर्स्ट टाइप इज जिसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया. ओके, प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट टाइप या प्रिमिटिव या बिल्कुल बेसिक तरीके का जिसमें डिजाइनिंग हो, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स नहीं है इसमें. सो प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक नेटवर्क है. ओके, ट्यूब जैसे सेल्स होते हैं. करेक्ट. तो बहुत सारे ट्यूब शेप के सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है फ्लेम सेल्स. और ये फ्लेम सेल्स एक नेटवर्क या एक कनेक्शन बनाते हैं. ठीक है. बट ये जो ट्यूब्स हैं ये डेड एंड ट्यूब्स हैं, मतलब ये दे डोंट लीड एनीवेयर, है ना. ये कहीं पे अंदर बॉडी के अंदर कहीं लीड नहीं करते. ये क्या करते हैं, जो भी वेस्ट फ्लूइड है उसको लेकर के बॉडी कैविटी से बाहर फेंकते हैं. करेक्ट. सो नेटवर्क है डेड एंड ट्यूब्स का. ओके, विच इज कॉल्ड द फ्लेम सेल. अब मोस्टली प्रोटोनेफ्रीडिया जो है आपको ऐसे एनिमल्स में देखने को मिलता है जहां पे देर इज नो ट्रू बॉडी कैविटी. करेक्ट है. तो जिनके लिए ये टर्म सारे नए हैं, प्लीज रेफर टू द चैप्टर ऑन एनिमल किंगडम. उसमें क्या बॉडी कैविटी का डिटेल में डिस्कशन है. ओके. सो जिन एनिमल्स में या जिन फाइला में ट्रू बॉडी कैविटी एब्सेंट है, फॉर एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थस या आपके जो फ्लैट वर्म्स है, राइट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में आपको प्रोटोनेफ्रीडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोटोनेफ्रीडिया आपके रोटिफर्स में, कुछ कुछ एनालिड्स में और एम्फीऑक्सिस जैसे ऑर्गेनिजम्स में भी यू कैन सी प्रोटोनेफ्रीडिया. ठीक है. तो उसका डायग्राम उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, राइट. सो इफ यू कैन सी इट क्लियरली, राइट, थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ा देती हूँ. ठीक है. तो ये जो डायग्राम है, फ्लैट वर्म है ये. ठीक है. मोर और लेस आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह आपको एक ओवरऑल अंदाजा तो आ ही गया है फ्रॉम एनिमल किंगडम. करेक्ट. ये इसका सेरेब्रल सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है. देखिए यहाँ पे इंटेस्टाइन है. ओके, दिस इज द इंटेस्टाइनल पार्ट. ये फैरिंक्स है उसका, है ना. ये माउथ है और एनस है जो कॉमन ओपनिंग है. ठीक है. इट्स अ कॉमन ओपनिंग, फैरिंक्स, माउथ, एनस, राइट. ये एक्सक्रीटरी कैनाल सिस्टम है. अब यहाँ पे जो इन्होंने ओपन आउट करके या मैग्नीफाई करके ये एरिया को दिखाया गया है, करेक्ट है. सो इफ यू सी, ये है आपका प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम, है ना. तो बॉडी के हर मतलब पार्ट पे या स्किन के सरफेस पे छोटे छोटे एक्सक्रीटरी पोर्स हैं. पोर मतलब एक गैप, है ना. सो इसके पूरे बॉडी के स्किन सरफेस पे, ऑलराइट, जहां जहां पे ये एक्सक्रीटरी पोर्स हैं वहां वहां से एक्सक्रीशन जो है उसकी बॉडी से हो सकती है. और किस तरीके से होती है, देर इज अ फ्लेम सेल. तो ये फ्लेम सेल का डायग्राम दिखाया है जिसमें न्यूक्लियस है ना, अंदर सीलिएटेड सिस्टम है. तो जो भी वेस्ट फ्लूइड है वो फ्लेम सेल से होते हुए फिर इस ट्यूब्यूल से कनेक्ट होते हुए, ये ट्यूब सेल है. ओके, फ्लेम सेल और ट्यूब सेल आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू अ ट्यूब्यूल. यहाँ से सारा वेस्ट पुश हो के बॉडी के सरफेस के बाहर थ्रू आउट होता है. और ये जो एक्सक्रीटरी पोर्स हैं ये पूरे बॉडी के सरफेस पे हैं. करेक्ट है. सो एक बेसिक बड़ा ही रूडिमेंट्री, बड़ा ही सिंपल सिस्टम है. ओके, एक्सक्रीशन का ऑर्गन सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एडवांस्ड नहीं है. ऐसे सिस्टम्स को हम प्रोटोनेफ्रीडिया बोलते हैं. करेक्ट. नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है वो है मेटानेफ्रीडिया, है ना. तो मेटानेफ्रीडिया में क्या होता है, अनब्रांच्ड और कॉइल्ड ट्यूब्स होते हैं. कॉइल्ड मतलब बिल्कुल टाइटली, जैसे कि कोई स्प्रिंग हो, गोल गोल घूमा हुआ, है ना. और ये क्या करते हैं,
ये बॉडी के कैविटी के साथ में कनेक्शन बनाते हैं, ओके, स्पेशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू, जिनका नाम होता है नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम जो है ना, ये एक फनल जैसा स्ट्रक्चर रहता है। तो आपको इमेजिन क्या करना है, बहुत सारे फनल्स हैं, ओके, फनल्स आप समझते हैं, एक साइड पे ब्रॉड और फिर नीचे पतला सा एक नैरो ट्यूब जैसे, जहां से हम ऑयल वगैरह कभी कभी घर पे पोर करते हैं प्लास्टिक के, है ना, फनल्स होते हैं। तो फनल जैसा जो है उसको इमेजिन कीजिए, राइट। और बहुत सारे ट्यूब्स हैं, है ना, जो इस फनल के थ्रू बॉडी के सेंट्रल कैविटी या स्पेस को कनेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। जो भी बॉडी के अंदर का फ्लूइड है, ये नेफ्रीडियम को एंटर करता है। नेफ्रीडियम क्या है, नेफ्रीडियम ये कॉइल्ड ट्यूब का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम नेफ्रीडियम बोलते हैं। तो नेफ्रीडियम को एंटर होता है इस नेफ्रोस्टोम के थ्रू। नेफ्रोस्टोम फनल है, नेफ्रीडियम जो है वो ट्यूब है ना। तो थ्रू द नेफ्रोस्टोम मतलब फनल से होते हुए ट्यूब तक, नेफ्रीडियम तक, आपका बॉडी का फ्लूइड जो है, कौन सा फ्लूइड, वो फ्लूइड जो हमें डिस्चार्ज करना है, ऑब्वियसली जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड है ना, ये एंटर करता है। और फिर एक छोटा सा पोर बना हुआ होता है, दिस पोर के थ्रू, ओके, डिस्चार्ज एलिमेंट जो है वो हो जाता है। ये सिस्टम आपको अर्थवर्म्स में देखने मिलता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप एनिमल किंगडम में ऊपर के फाइला में, एडवांस्ड फाइला में प्रोग्रेस करते रहेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के जैसे ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होते हैं, है ना, न्यूरोनल सिस्टम डेवलप होता है, डाइजेस्टिव डेवलप होता है, वैसे ही आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डेवलप होता है। सो जैसे इंसेक्ट्स हैं, वहां पे एक्सक्रीशन अगेन ब्लाइंड ट्यूब्स, है ना, जिनकी एंडिंग एक्चुअली बॉडी कैविटी के अंदर नहीं है, ब्लाइंड एंडिंग्स है, ठीक है। तो बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, है ना, इन ट्यूब्यूल्स को कहा जाता है मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन अटेम्प्ट करते हैं या करते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। फिर होते हैं आपके क्रस्टेशंस। क्रस्टेशंस कौन है, क्रैब्स है, स्कॉर्पियंस है, ओके। इनके पास स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम है ग्रीन ग्लैंड, ओके। स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है, कहीं पे नोट बना के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरीके की एक्सक्रीटरी सिस्टम है, राइट। एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिटेल्स देना बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टेक्स्ट बुक अभी फिलहाल है। तो एज ऑफ नाउ आप सिर्फ जो नेम्स हैं उनको याद कर लीजिए, बाद में कॉन्सेप्चुअली जब भी हम नीट देखेंगे उस टाइम पे हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, राइट। अब जो एकाइनोडर्माटा है, फॉर एग्जांपल आपके स्टार फिशेस, है ना, उनके अंदर कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, है ना। जो वेस्ट मटेरियल है वो डायरेक्टली पानी में डिफ्यूज हो जाते हैं, और फिर जो स्पेशल ट्यूब फीट है जो उनके मूवमेंट में भी काम आते हैं, उनके थ्रू एक्सक्रीशन भी होता है। जिन स्टूडेंट्स को ये सारे टर्म्स नए लग रहे हैं, प्लीज गो एंड रेफर टू एनिमल किंगडम, ओके, उसमें डिटेल्ड आर्किटेक्चर समझाया हुआ है। मैमेलियन किडनीज, राइट। सो मैमल्स जो है, वी नो दैट मैमल्स हाईएस्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट पे है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली उनकी किडनीज भी बहुत हाईली एडवांस्ड ऑर्गन्स हैं ऑफ एक्सक्रीशन, करेक्ट। तो मैमेलियन किडनी स्पेशल ऑर्गन है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शनल छोटे छोटे यूनिट्स हैं। फंक्शनल यूनिट मतलब ये छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स मिल करके, ओके, एक्सक्रीशन का काम अकम्प्लिश करते हैं। और इन छोटे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम द नेफ्रॉन्स, करेक्ट। तो मैमेलियन किडनी क्या हुआ, ये कलेक्शन हुआ फंक्शनल यूनिट्स के जिनका नाम है नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन्स जो हैं, ये ऐसे डिजाइंड है सो दैट जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, प्लीज रिमेंबर हम इस चैप्टर में डाइजेस्टिव वेस्ट के डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ओके, हम मेटाबॉलिक वेस्ट के डिस्कशन कर रहे हैं। तो जितने भी आपके फंक्शनल यूनिट्स हैं, ये ऐसे डिजाइंड हैं कि ये आपके पूरे फ्लूइड सिस्टम में से, आपके ब्लड सिस्टम में से सारा मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, करेक्ट है। यहाँ पे आपको इंसेक्ट्स की एक्सक्रीशन की डायग्राम दिखाई गई है। ये है वो ब्लाइंड एंडेड मैल्फीजियन ट्यूब्स, ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं, ठीक है। दिस साइड जो है आपका हाइंड गट, रेक्टम वगैरह, यहाँ से ड्राई वेस्ट यूरिक एसिड के साथ में फेंका जाता है बाहर, ओके। और ये मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स है रिमेनिंग यूरिक एसिड को फेंकने के लिए, करेक्ट है। तो ये हो गए दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम ये वाले पेज पे आ जाते हैं। नाउ मैं एक चीज़ चाहूँगी आपसे कि अगर आप टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हैं तो प्लीज़ एक पेंसिल या तो एक पेन, आई वुड प्रेफर कि आप पेंसिल लें क्योंकि आप टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली लिख रहे हैं,
ओके, अब मैं थोड़ी देर के लिए इस पर्टिकुलर पेज को मैं दूसरे स्लाइड्स में शेयर करूंगी। तो व्हाट आई हैव डन इज, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस पेज पे है ना, उन्होंने क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको पूरा किडनीज का बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया है। अब शायद ये ऐसे किया है क्योंकि मे बी आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लासेस में बेसिक इन्फॉर्मेशन किडनी की ऑलरेडी की है, राइट। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने शायद नहीं किया है या तो आप भूल गए हैं, ऑलराइट, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं टेम्परेरीली ये वाला जो है इसको मैं स्टॉप करूंगी और मैं आंसर्स वाला स्लाइड जो है वो शेयर करूंगी। आप उस आंसर को ऑब्वियसली वीडियो में तो देख ही सकते हैं, राइट, बट मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा ओके जो है आंसर्स को लिख भी लीजिए साथ साथ में, जैसे जैसे मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको जो दिख रहा है ये वो सारे डायग्राम्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 178 पर है, ठीक है। तो मैं आपको विद डायग्राम्स और विद आंसर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, और फिर आप अगर लिख लेते हैं साथ साथ में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ओके, तो आपको याद भी हो जाएगा, करेक्ट है। शुरू करते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। आपके टेक्स्ट बुक के राइट हैंड साइड पे ओके किडनीज का ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है जिसमें उन्होंने ओनली एरोज मार्क किए हैं और आंसर्स या लेबलिंग जो है वो आपको करने बोला है, तो उसके आंसर्स मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे लेबलिंग मिल जाते हैं तो उनको भी आप वहाँ पे ऐड कर दीजिए, करेक्ट है। क्लियरली और बोल्ड अक्षरों में लिखिए सो दैट आपको याद भी हो जाए, स्पेलिंग में प्रॉब्लम नहीं हो। स्टूडेंट्स जब भी क्वेश्चंस आते हैं आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉलेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस होते हैं, है ना, 2 मार्क के 3 मार्क के आपको डायग्राम बनाने पड़ते हैं, लेबल्ड डायग्राम्स, करेक्ट। तो ये डायग्राम आपको लर्न करना पड़ेगा और ये मार्किंग्स या लेबलिंग्स आपको काम में आएंगे। सो लेट्स पे अटेंशन टू दिस, ठीक है। ये क्या है, लेबल डायग्राम ऑफ द किडनी, या किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल सकते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 178 पे है। शुरू करते हैं यहाँ से, ओके। ये जो ब्लू कलर का आपको ब्लड वेसल दिख रहा है, ये ब्लू ब्लड वेसल जो है ये है इंफीरियर वीना कावा, करेक्ट है। इंफीरियर वीना कावा जो है ये टर्म्स या ये ब्लड वेसल्स आप 12th स्टैंडर्ड में जब सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे आपको डिटेल में आएगा, ओके। मैं आपको बस शॉर्ट में समझा देती हूँ कि जो वीना कावा है वो बड़े बड़े वेन्स होते हैं बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या बॉडी से टिश्यू से आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, है ना, हार्ट के तरफ लेके जाते हैं, करेक्ट। तो आपके जो वीना कावे हैं इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से हार्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है, सॉरी, ये जो ब्लू कलर का आपका वेन है, सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड द इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर क्यों, क्योंकि इंफीरियर वीना कावा हमारे बॉडी के निचले हिस्से से जो खून आता है, डीऑक्सीजनेटेड खून, उसको वो हार्ट की तरफ लेके जाता है, निचले हिस्से से, है ना। मतलब हमारे स्टमक के नीचे पैर वगैरह जो बैक है, बटक्स है, वहां से आने वाले ब्लड को वो लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंफीरियर वीना कावा, करेक्ट। अब थोड़ा नीचे ये साइड पर आ जाते हैं, ये आपका किडनी है ना। तो ये साइड का जो किडनी आपको दिखाया है ये फुल किडनी दिखाया है, यहाँ पे इन्होंने किडनी को सेक्शन लेके दिखाया है। तो ह्यूमन बींग्स में 2 किडनीज होती है आजू बाजू में, लेफ्ट और राइट, ओके। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों बाजू में, सेंटर में रीढ़ की हड्डी होती है और उसके दोनों आजू बाजू में राइट एंड लेफ्ट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, ओके, वहां पे 2 किडनीज होती है, करेक्ट है। तो ये है आपका किडनी जिसका सेक्शन नहीं निकाला है तो इसको आप किडनी लेबल करेंगे, ठीक है। अब ये जो रेड आपको दिख रहा है, ओके, ये बड़ा रेड वाला जो ट्यूब है ये तो आओर्टा है, ओके, ये डॉर्जल आओर्टा। सो जैसे वीना कावा इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट में लेके जाता है, वैसे आओर्टा, ओके, प्योरिफाइड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी में लेके जाता है। तो रेड वाला जो लाइन है ना, जनरली जब भी हम ब्लड वेसल दिखाते हैं अगर उसका कलरिंग रेड है तो समझ जाना चाहिए कि वो ब्लड जो है हार्ट से आ रहा है और उसमें भरपूर ऑक्सीजन है। और अगर ब्लू है
तो वो ब्लड जो है हार्ट की तरफ जा रहा है और उसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो वो वेन सिस्टम है। तो जो रेड है वो आर्टरी सिस्टम है। जो सबसे बड़ा आर्टरी है उसको हम बोलते हैं आओर्टा। ये सब आप डिटेल में सर्कुलेटरी सिस्टम जब करेंगे 12th में तभी आपको आ ही जाएगा। करेक्ट है। तो ये हो गया डोर्सल आओर्टा। आओर्टा का जो भाग किडनी में एंटर करता है, क्योंकि किडनी को भी तो खून की जरूरत है ना, प्योरिफाइड खून की, तो वो जो पार्ट या वो जो आर्टरी किडनी में एंटर करता है उसको हम नाम देते हैं रीनल आर्टरी। और जो वेन किडनी से बाहर किडनी का इम्प्योर ब्लड लेके वीना कावा में जुड़ता है उसको हम कहते हैं रीनल वेन, है ना। तो वेन किडनी के इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वीना कावा में लेकर जाता है। आर्टरी, ओके, आओर्टा से अच्छा ऑक्सीजनेटेड खून किडनी के अंदर लेकर आता है। ओके, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ऑलराइट, ये किडनी के भी ब्लड सप्लाई का काम करते हैं। ठीक है। किडनीज के ऊपर है ना छोटा सा एक ग्लैंड दिख रहा है दोनों साइड में, जैसे कि कोई कैप पहना है किडनी ने। ये जो कैप शेप्ड ग्लैंड है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करने वाला ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है। ओके, फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन, है ना, एड्रेनालिन या एपिनेफ्राइन, जो हमें हमारी बॉडी को किसी भी टेंशन पैक्ट या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है। इसके डिटेल्स अगेन आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है। अब किडनी में यहाँ पे एक छोटा सा अंदर की तरफ जाने वाला एक गैप टाइप का है ना। स्टूडेंट्स, इसको यहाँ लेबल नहीं किया गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, राइट। लेकिन आप जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें ये वर्ड आएगा। आप चाहें तो यहाँ एक एरो बना सकते हैं यहाँ पर, और आप लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है जहां से ये ट्यूब बाहर निकल रहा है ये पॉइंट है हाइलम, HILUM। क्या पॉइंट है? हाइलम, HILUM। यहाँ पे ये जो छोटा सा गैप है जहां से ये बड़ा सा ट्यूब जो है ये निकल रहा है। अब किडनी के अंदर फिल्टरेशन होने के बाद जो यूरिन बनती है ना, वो यूरिन इस लंबे ट्यूब के द्वारा इस बैग जैसे स्ट्रक्चर में जाकर के स्टोर होता है। करेक्ट। ये जो लंबा ट्यूब है इस लंबे ट्यूब का नाम है यूरेटर। क्या है? यूरेटर। ठीक है। और ये जो सैक है ये सैक जैसा स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर। जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से एक लेवल पे फुल हो जाता है, मतलब एक अमाउंट ऑफ यूरिन उसके अंदर भर जाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, है ना। ये ब्लैडर जो है मसल से तैयार होता है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी हमें ऐसे लगता है कि हमें अभी यूरिन जाना चाहिए, है ना। तो उस अर्ज को हम कहते हैं मिक्ट्यूरेशन। क्या कहते हैं? मिक्ट्यूरेशन। मतलब बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि अभी ये ब्लैडर फुल हो गया है, अभी आपको इस सारे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है इसको आपको रिलीज करना है। और वो जो रिलीज है वो कहाँ से होता है? और एक छोटा पाइप लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है यूरेथ्रा। करेक्ट है। तो ये साइड की सारी लेबलिंग्स जो है ये मैंने खत्म कर दी है। करेक्ट। अभी हम आते हैं सेक्शनल व्यू पे। अगर हमने किडनी को सेक्शन किया, है ना, तो हमें क्या दिखता है? ये जो अंदर का सेंट्रल पार्ट है ये थोड़ा बहुत एक फनल टाइप में या ट्रायंगल टाइप में नहीं दिखता है ना, बड़ा सा ऐसे कोन शेप। इस रीजन को कहा जाता है पेल्विस। पेल्विस के अंदर पहले सारा जो यूरिन है ये साइड, ये जितने भी ट्रायंगल्स हैं, है ना, यहाँ पे यूरिन बनता है और फिर वो इधर आके टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है और फिर यहाँ से वो ड्रिप हो होके नीचे ब्लैडर में कलेक्ट होता है। करेक्ट है। तो पेल्विस रीजन इनिशियली, ओके, एक हॉलो रीजन है या एम्प्टी रीजन है, खाली रीजन है आपके किडनी के अंदर, जहाँ पे सारे ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन से फिल्टर्ड यूरिन पहले इनिशियली कलेक्ट होता है और फिर वो यूरेटर में एंटर करता है ना। किडनी के सेक्शन में आपको दो रीजन्स बड़े ही क्लियरली दिखते हैं। एक बाहरी रीजन जो कॉर्टेक्स है, ये लाइट पिंक में कंटिन्यूअस रीजन आपको दिख रही है, और ये जो है ऐसे लाइनिंग 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 वाली, है ना, इसको हम कहते हैं मेड्यूला। करेक्ट है। ये जो है कॉलम्स या ट्राइंगल टाइप में बने हैं, इन ट्राइंगल्स को हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। इसको हम बाद में देखेंगे। करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, एज फार एज आपका डायग्रामेटिक व्यू है टेक्स्ट बुक का, है ना, पेज नंबर 178, आई होप आपने साइड साइड में सारे लेबल्स नोट डाउन किए हैं। ठीक है, क्लियरली। अगर नहीं किए हैं तो आप ऑलवेज रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं, राइट।
अभी मैं प्रोसीड करती हूँ टू द नेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट बुक में फॉलो करते रहिए। ओके। अब इन्होंने क्या किया है कि किडनीज के सारे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं, है ना, उनका उन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं देते हुए फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम फास्ट ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल अप भी करेंगे और हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चरल व्यू को अंडरस्टैंड भी करेंगे। ओके। अब फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स का पैराग्राफ आता है वो है किडनी। मैंने आंसर्स को, ऑब्वियसली आपने जैसे अंडरस्टैंड किया होगा, मैंने आंसर्स को बोल्ड में और रेड कलर में लिखे हैं। तो आप आंसर्स को चाहे तो भर लें या चाहे तो आप यहीं से फॉलो कर लीजिए जैसे आपको सूटेबल है। ओके। भर लेंगे तो स्टडी में ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है। तो किडनीज क्या है? किडनी एक पेयर में है। पेयर मतलब दो किडनीज है। ये है ना बीन शेप्ड होते हैं। तो जैसे आपके राजमा है ना, राजमा है या चौली है ना, इनका शेप कैसे होता है? उसी शेप का होता है किडनी, तो उनको हम बीन्स बोलते हैं ना। तो अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड किडनीज, है ना, आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो मैंने कहा था आपकी रीढ़ की हड्डी के आजू बाजू, सेंटर में रीढ़ की हड्डी है, दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट पे आपके पास दो किडनीज है, इसीलिए अ पेयर ऑफ किडनीज। अब इनकी पोजीशन एग्जैक्टली कहाँ है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी आपके गले से होते हुए बिल्कुल नीचे, है ना, आपके टेल बोन या पूंछ तक, राइट, पूरा तो वर्टिब्रल कॉलम है। तो किडनी हर जगह तो हो नहीं सकती, तो उसका पोजीशन देख लेते हैं। 12th थोरैसिक से लेके थर्ड लंबार वर्टेब्रा तक। ओके। वर्टेब्रे के जो नेमिंग्स है और सिस्टम्स है हम स्केलेटल सिस्टम में देख चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए आए हैं प्लीज वो चैप्टर को रेफर कर लीजिए, तो आपको पोजीशन बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाएगी। ओके। अब किडनीज की पोजीशन जो है ना, किडनी की पोजीशन पेरिटोनियम के पीछे है। किडनीज आर प्रेजेंट बिहाइंड पेरिटोनियम। अब ये पेरिटोनियम एक्चुअली क्या है? अभी हमारे मैमल सिस्टम में पेरिटोनियम जो है ना, एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स होते हैं एक्चुअली। सो हमारा स्टमक जो है, यू नो, इंटेस्टाइन्स जो है, वो सारे एक मेम्ब्रेनस सैक के अंदर भरे हुए रहते हैं, और ये मेम्ब्रेनस सैक को हम कहते हैं पेरिटोनियम। लेकिन किडनीज है ना, किडनीज थोड़े अलग तरीके से प्रेजेंट है। किडनीज को पेरिटोनियम के थोड़े से पीछे छुपाया गया है। तो उनका सिर्फ फ्रंटल सरफेस जो है वो पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है। जो पिछला सरफेस है वो डायरेक्टली डॉर्सल बॉडी वॉल को अटैच्ड है। करेक्ट है। ये एक यूनिक सिस्टम है जहां मोस्टली आपके ऑर्गन्स पेरिटोनियम के अंदर होने चाहिए। किडनीज पेरिटोनियम के पीछे पाए जाते हैं। पेरिटोनियम क्या है? मेम्ब्रेनस सैक है। तो जब वो पीछे हैं तो इनका नाम रख दिया जाता है रेट्रोपेरिटोनियल। ये सारे टर्म्स आपको याद करने जरूरी हैं स्टूडेंट्स। नो डाउट उन्होंने यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया है, लेकिन हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। दोज हु आर गोइंग फॉर नीट प्लीज पे अटेंशन। ओके। सो ये हो गया इनिशियल डिस्क्रिप्शन। अब जरा साइज पर आ जाते हैं। ओके। तो लेंथ वाइज अप्रोक्सीमेटली 10। ओके। ब्रेड्थ में 5 सेंटीमीटर्स। ओके। और जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर की एवरेज डायमेंशन है हर किडनी की। ठीक है। एवरेज वेट जो है किडनी की, ये 80 से 175 ग्राम्स होता है मेल्स में और 135 ग्राम्स होता है फीमेल्स में। करेक्ट है। तो एवरेज वेट्स को जरा सा दिमाग में रखिए, है ना। अब किडनी का जो बाहरी सरफेस है वो होता है कॉन्वेक्स, और जो अंदर का सरफेस है वो होता है कॉनकेव। अगर आप देखेंगे तो बीन शेप्ड है ना, तो जैसे राजमा का बीन भी बाहर की तरफ बिल्कुल कॉन्वेक्स है ना, और अंदर की तरफ वो थोड़ा सा चिपटा हुआ है या अंदर की तरफ जाता है, विच इज कॉनकैविटी। अब मैंने आपको डायग्राम के वक्त बताया था कि कॉनकेव सरफेस पे एक छोटा सा नॉच या खांचा बना हुआ है ना, जिसका नाम होता है हाइलम। ये देखिए यहाँ पे स्पेलिंग है, तो जिन्होंने उस टाइम पे नोट डाउन नहीं किया वो अभी देख ले। HILUM। हाइलम एक छोटा सा खांचा है। ओके। या एक गैप है अंदर के कॉनकेव सरफेस में, जहां से पूरा ब्लड सिस्टम, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, एज वेल एज यूरेटरी सिस्टम, जिसमें से किडनी से यूरिन बाहर की तरफ आता है, ये तीनों जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, यूरेटर, ये सारे किडनी को हाइलस के थ्रू अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। तो हाइलस जो है एक दरवाजा है या एक यू कैन से खिड़की है। दरवाजे जितना बड़ा नहीं है, सो बहुत छोटा है, तो एक स्मॉल विंडो या अ गैप। ओके। जिसके अंदर और बाहर चीजें आ जा सकती हैं। ठीक है। हर किडनी में।
ऑलमोस्ट 1 मिलियन छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स हैं जिनको हम छोटे छोटे फिल्टरिंग यूनिट्स भी कह सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट्स, जिनका नाम है नेफ्रॉन। ओके, तो ऑन एन एवरेज आपके दोनों किडनीज में मिला के 2 से 2.5 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स नेफ्रॉन के होते हैं। करेक्ट है, ये डेटा आपको याद रखना है। अब कंटिन्यू करते हैं उसी पेज पे। नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है यूरेटर पे। ठीक है, तो अब इसको फिल इन करते हैं। यूरेटर क्या थे? यूरेटर वो दो पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक कनेक्ट होते हैं और किडनी के अंदर के यूरिन को वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाते हैं, है ना। तो यूरेटर भी, दो किडनी है तो यूरेटर भी पैर में है ना। हाइलम या इंडिविजुअल हाइलस ऑफ ईच किडनी से ये यूरेटर निकल के नीचे की तरफ जाते हैं। हर यूरेटर जो है एक काफी लंबा और मसल से बना हुआ ट्यूब है, इट इज मस्क्यूलर, और इसका जो डायमेंशन है ये 25 से लेके 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। करेक्ट। यूरेटर कहाँ खुलते हैं स्टूडेंट्स? ये यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं। करेक्ट। दोनों यूरेटर के अलग अलग विंडोज या अलग अलग ओपनिंग्स है जिससे वो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं, राइट। लेकिन विंडो में कोई दरवाजा नहीं है, मतलब विंडो में कोई भी कांच या कुछ ऐसा नहीं लगा है जिससे वो विंडो बंद हो सके। मतलब क्या, ये जो ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग में कोई वाल्व नहीं है। वाल्व का क्या काम होता है स्टूडेंट्स? आपने कभी देखा है नल में या किसी भी, मतलब जहां पानी जाता है सप्लाई में, है ना, एक वॉल्व लगी होती है या वाल्व लगी होती है। वाल्व का क्या काम होता है? कहीं पे भी जब कोई चीज बह रही है ट्यूब में, तो उस बहाव को एक ही डायरेक्शन में मेंटेन करने का काम वाल्व करता है। लेकिन यहाँ पर कोई वाल्व नहीं है ना। तो आपको नहीं लगता थोड़ा डेंजरस है? यूरिनरी ब्लैडर अगर लिक्विड से बहुत ज्यादा भर गया तो क्या हो सकता है? ब्लैडर से जो लिक्विड है ये वापस बैक नहीं जा सकता यूरेटर में। जा सकता है ना, क्योंकि वहां वाल्व तो है नहीं। तो जो चीज अंदर आ सकती है, अगर वो सैक भर गया तो वो ऊपर की तरफ बाहर भी तो जा सकती है ना। तो इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है? वाल्व नहीं है तो अगर आप डायग्राम देखें, ओके, तो ये जो एंट्री पॉइंट है ना, ये एंट्री पॉइंट सीधी नहीं है। इस ट्यूब को यहाँ पे, वो तो डायग्राम में यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे इस ट्यूब को थोड़ा टेढ़ा करके एंटर किया जाता है। ये स्ट्रेट अंदर नहीं जाता। सो फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूब अगर स्ट्रेट जाता तो इसकी एंट्री कहीं यहाँ होती, बट ये थोड़ा टेढ़ा होके जाता है। इसका क्या मतलब है? आपने पाइप को, अगर आप पाइप माने यूरेटर को, तो आपने पाइप को एंड में ना थोड़ा सा मोड़ दिया है। उस मोड़ने की वजह से क्या होगा? अगर बैक लिक्विड जाने की कोशिश करे तो उस मुड़ाव के पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा, है ना। तो बड़ा ही इंटेलिजेंट डिजाइन है और इसको हम कहते हैं ओब्लीक पासिंग, है ना। तो दे पास ओब्लिकली, मतलब टेढ़ा, ओब्लिक मतलब टेढ़ा। तो थोड़ा टेढ़ा होके ये यूरिनरी ब्लैडर के वॉल के अंदर पास होते हैं, सो दैट लिक्विड जो है ये बैक फ्लो नहीं हो सकता, है ना। तो यही सेंटेंस है कि ये दिस प्रिवेंट्स, ओके, back flow of urine due to compression of ureters while the bladder is filled। क्या मतलब है इसका? कि जब ब्लैडर फुल है, यूरिनरी ब्लैडर, तो जब वो लिक्विड पीछे होने के लिए कोशिश करेगा, उस टाइम पे यूरेटर उस मुड़ाव पॉइंट पे और ज्यादा मुड़ जाएगा और वो कंप्रेस हो जाएगा, पचक जाएगा, और उसके वजह से लिक्विड जो है वापस बैक किडनी के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा। करेक्ट है? आई होप दैट ये पॉइंट क्लियर है। फिर हम आते हैं सॉल्यूशंस टू 78 यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उन्होंने वो है यूरिनरी ब्लैडर पे। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है एक मीडियन एंड मस्क्यूलर सैक है, मसल से बना हुआ। मीडियन मतलब दोनों किडनीज के लगभग सेंटर में, मीडियन मतलब सेंटर, है ना। ये हॉलो है, अंदर से खाली है, मसल से बना हुआ है, मस्कुलर ऑर्गन। ब्लैडर जो है ये कहाँ प्रेजेंट रहती है? पेल्विक कैविटी में, है ना। तो आपकी बॉडी का जो पेल्विक गर्डल है उसमें जो कैविटी बनती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, है ना। प्यूबिक सिम्फाइसिस अगेन स्केलेटल सिस्टम में किया है। स्टूडेंट्स जो नए आए हैं प्लीज उस चैप्टर को जरा देख लीजिए, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर या नीचे के तरफ बेस पर एक छोटा सा उल्टा ट्राइंगल है, इन्वर्टेड ट्राइंगल, और इस ट्राइंगुलर एरिया को कहा जाता है ट्राइगन। ओके, ट्राइगन। अब ट्राइगन का जो एपेक्स है या पॉइंट है, वहां पर आपका यूरेथ्रल
ओपनिंग पाया जाता है। करेक्ट है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि आपका यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, जहां पे यूरेथ्रा कनेक्ट होता है वहां पे एक छोटा सा ट्राइंगुलर एरिया बना है जिसका नाम है ट्राइगन। ठीक है। अब जो दो पॉइंट है इस ट्राइंगल के बेस के, है ना, ये यूरेटर की ओपनिंग है। करेक्ट। यूरिनरी ब्लैडर को बाहर के तरफ से पेरिटोनियम से कवर किया जाता है। मैंने कहा था आपको कि पेरिटोनियम जो है ये एक मेम्ब्रेनस सैक है। करेक्ट। और ये मेम्ब्रेनस सैक हमारे लगभग सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करता है। तो वैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर भी पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है। पेरिटोनियम के अंदर जो सेकेंड लेयर है वो होता है मस्कुलर लेयर। राइट। अब ये कंटिन्यूएशन है उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ की। ये जो मस्कुलर लेयर है ना, इस मस्कुलर लेयर को कौन से मसल्स बनाते हैं, एक स्पेशल नाम है इन मसल्स का। ओके, ये मसल्स होते हैं डेट्रूजर मसल्स। क्या होते हैं? डेट्रूजर मसल्स। अब ये डेट्रूजर का मतलब क्या है ये मैं आपको बड़े शॉर्ट में समझाती हूँ। डेट्रूजर मसल्स जो है टिपिकली स्मूथ मसल्स होते हैं। ओके। और इनका जो अरेंजमेंट है ना, ये अलग अलग डायरेक्शंस में अरेंज होते हैं। कुछ लंबे लंबे अरेंज होते हैं, कुछ लेफ्ट टू राइट अरेंज होते हैं। तो अगर आप इमेजिन करें ना, जैसे कपड़े के फाइबर्स नहीं होते हैं, कुछ लंबे अरेंज्ड हैं, कुछ ऐसे अरेंज्ड है, कुछ वैसे अरेंज्ड है, और उसके वजह से एक बड़ा ही एलैबोरेट पैटर्न या वीविंग पैटर्न जो है वो क्रिएट हो जाती है। ऐसे ही जो मसल्स दो तीन अलग अलग डायरेक्शंस में अरेंज्ड हैं, ऐसे मसल्स को हम डेट्रूजर मसल्स बोलते हैं। करेक्ट। और ये डेट्रूजर मसल्स में तीन लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स हैं, पर्टिकुलरली आपके यूरिनरी ब्लैडर की बात चल रही है। करेक्ट। लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर एंड सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो ये जो है तीन अलग अलग लेयर्स हैं, और ये लेयर्स ऐसे अरेंज्ड है सो दैट जब यूरिनरी ब्लैडर लिक्विड से फिल हो जाए, है ना, तो इमेजिन कीजिए कि यूरिन भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। करेक्ट। तो वो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक्सपैंड हो सके एक पर्टिकुलर लेवल तक, सो दैट वो लिक्विड को अपने अंदर भर सके। ठीक है। सबसे अंदर का लेयर, मस्कुलर लेयर खत्म हो गया, उसके बाद सबसे अंदर का लेयर जो है ये बनता है ट्रांजिशनल म्यूकोजा से। ओके, म्यूकोजा मतलब इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगा। ठीक है। और ये पूरा आर्किटेक्चर जो है ये ब्लैडर को हेल्प करता है स्ट्रेच करने में, अपने साइज को बढ़ाने में एंड एक्सपेंशन करने में, सो दैट ये लिक्विड को अपने अंदर भर सके। ठीक है। अभी हम आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स पे, जो है यूरेथ्रा, है ना। अब यूरेथ्रा जो है ये एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है। आप चाहें तो दोनों आंसर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो फिल इन द ब्लैंक है ना, इसमें दोनों आंसर्स आ सकते हैं। आप ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, शेप, या तो आप उसका कंपोजिशन लिख सकते हैं कि ये फाइब्रस टिश्यू और मसल दोनों से बना हुआ है। राइट। तो मैंने दोनों आंसर्स इंक्लूड किए हैं। आप चाहें तो दोनों लिखें, चाहे तो एक लिख के एक को ब्रैकेट में डाल दें। अगर मल्टीपल चॉइस आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर डायरेक्टली आपको एज अ फिल इन द ब्लैंक पूछा जाए तो आप दोनों में से कोई भी एक आंसर दे सकते हैं या दोनों दे सकते हैं। ठीक है। तो ये एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो यूरिनरी ब्लैडर से आता है बाहर। ओके। और बॉडी के बाहर की तरफ खुलता है। तो बेसिकली ये वो स्ट्रक्चर है जिससे हम यूरिन को बाहर की तरफ फेंक सकते हैं बॉडी से। ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में दो वॉल्व्स हैं। यहाँ पे वॉल्व की जरूरत है, क्यों? क्योंकि जब भी हम बहुत छोटे बच्चों को देखें तो उनका यूरिनेशन उनके कंट्रोल में नहीं होता, है ना। आपने अगर बेबी को देखा है तो बेबी अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। उसको समझ में नहीं आता है, वो कहीं पर भी बेड पर या अगर ऐसे किसी के हाथ में है या पालने में है तो वो कहीं पर भी यूरिन जो है बाहर फेंकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल आ जाता है ना। तो इवन अगर हमें बहुत जोर से मिक्ट्यूरेशन की अर्ज आए तो भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक तो कहीं ना कहीं कोई वाल्व है और दूसरा यूरिनेशन हमारे कॉन्शियस ब्रेन के कंट्रोल में है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। तो ये जो कंट्रोल वॉल्व्स हैं, इन कंट्रोल वॉल्व्स को हमने नाम दिया है स्फिंक्टर।
SPHINCTER, इसका नाम आपको याद रखना है। तो यूरेथ्रा में होते हैं दो स्फिंक्टर्स या दो वाल्व्स, और ये कहाँ प्रेजेंट है? ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में। अब इन दो स्फिंक्टर के दो नाम हैं, ओके। एक है इंटरनल स्फिंक्टर जो थोड़े अंदर के तरफ प्लेस्ड है, ब्लैडर के अंदर थोड़ा प्लेस्ड है। ये स्फिंक्टर जो है ना, इसका कंट्रोल ये इसका कंपोजिशन स्मूथ मसल से है। इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। अब मसल चैप्टर में हमने देखा है कि स्मूथ मसल्स बच्चों किसके कंट्रोल में होता है? वो इनवॉलेंट्री होता है ना। तो स्मूथ मसल हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा स्फिंक्टर ऐड की गई है। और वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर, बाहरी स्फिंक्टर, ये स्ट्राइएटेड मसल से बना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, और ये वॉलंटरी कंट्रोल में है। करेक्ट है। तो दो स्फिंक्टर होने की वजह से हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म बेटर हो जाता है, और जैसे हम अडल्ट लाइफ में आते हैं हमारा यूरिनेशन के ऊपर कॉन्शियस कंट्रोल हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। तो अगर ये वॉल्व्स सही से काम ना करे तो क्या हो सकता है ना, किडनी की इन्फेक्शन हो सकती है। कुछ कुछ लोगों को अपना यूरिन होल्ड करने नहीं होता है एज के वजह से, या तो अगर ब्लैडर के अंदर सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो बहुत टेरिबल किडनी इन्फेक्शन हो सकती है अगर आपके वॉल्व्स सही से काम नहीं कर रहे हैं। करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो सिस्टम है इसको मैंने खत्म कर दिया है। अभी हम आ जाते हैं वापस से हमारे मेन टेक्स्ट बुक पे। करेक्ट है। तो आई थिंक एक बार देख लेते हैं। मैंने डायग्राम का लेबल्स आपको बता दिया, किडनी का फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, यूरेटर का हो गया, यूरिनरी ब्लैडर का हो गया, और यूरेथ्रा का हो गया। आई होप कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स को भर लिया होगा, है ना। अभी हम थोड़ा आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो किडनीज का मेजर काम क्या है? अभी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किडनी की देख ली है, अभी हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो किडनीज क्या करते हैं, है ना। एक तो नाइट्रोजन वाले वेस्ट को सेपरेट करते हैं बॉडी से, ब्लड से, फिर उसको एलिमिनेट या बाहर भी फेंकते हैं, ठीक है। तो एक तो नाइट्रोजनस वेस्ट जाता है बाहर, एक्स्ट्रा पानी वो भी जाता है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो वो भी जाता है ना। ये किडनीज आपके पूरे बॉडी के होम्योस्टासिस को मेंटेन करते हैं। होम्योस्टासिस हम पहले देख चुके हैं ऑलरेडी क्या है, इंटरनल स्टेडी स्टेट, ओके। ये ऑस्मो रेगुलेट करते हैं आपके बॉडी में सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, पानी का बैलेंस सब मेंटेन करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं, है ना। तो ये आपके पीएच को भी रेगुलेट करते हैं। करेक्ट। किडनीज कैल्सिट्रॉल और रेनिन, ओके, इन दो इंपॉर्टेंट चीजों को सिक्रीट और प्रोड्यूस भी करता है, ओके। अब किडनीज एरिथ्रोपोइटिन भी बनाते हैं, और ये एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन जो है ये आपके रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज को बनाने में बहुत क्रूशल है, ओके। तो ये वाला पैराग्राफ क्या बता रहा है? ये आपके किडनीज के सारे फंक्शंस और यूटिलिटीज को बता रहा है। तो इसको आप पॉइंट वाइज अगर लिस्ट आउट करेंगे तो आपके पास किडनी फंक्शन पे एक आंसर तैयार हो जाएगा। करेक्ट है। यूरेटर्स का काम क्या है? ये यूरिन को, ओके, आपके रीनल पेल्विस से, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के तरफ जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमने यूरेटर ऑलरेडी देखा है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है आप तुरंत डायग्राम देख सकते हैं, ओके। तो पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर को ट्रांसपोर्ट यूरेटर से होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है? ये टेम्पररीली सारे यूरिन को स्टोर करता है, टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन, और बाद में इस यूरिन को बाहर फेंकने में भी मदद करता है। करेक्ट है। यूरिन को बाहर फेंकना या एक्सपेल करना, इसका साइंटिफिक नाम या टर्म है मिक्ट्यूरेशन। ये मैंने पहले भी आपको बताया, MICTURITION, मिक्ट्यूरेशन, ओके। यूरेथ्रा का क्या काम है? ये एक पैसेज है ना, या एक रूट है जिससे ये सारा डिस्चार्ज यूरिन बॉडी से बाहर फेंका जा सकता है। करेक्ट। जो मेल्स हैं, है ना, उनके अंदर वो यूरिनरी ट्रैक्ट भी है और सेक्सुअल या जेनिटल ट्रैक्ट भी वही है। करेक्ट है। तो इसको हम बोलते हैं यूरिनरी जेनाइटल ऑर्गन। करेक्ट है। तो ये हो गया किडनीज के ऊपर, ठीक है। अब हम मिक्ट्यूरेशन पे थोड़े आते हैं। तो हमारा ब्लैडर है ना, कोई स्टूडेंट पूछेगा कि ब्लैडर की मैडम कैपेसिटी क्या है, कितना हम स्टोर कर सकते हैं? तो एवरेज कैपेसिटी जो होती है यूरिनरी ब्लैडर की, ये होती है 700 ml। दैट मीन्स जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फुल हो तो ये 700 ml की कैपेसिटी में भर सकता है।
अब जब भी आपका यूरिनरी ब्लैडर, तो क्या आपका बॉडी बिल्कुल फुल होने तक वेट करेगा? जनरली वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जब भी आपका यूरिनरी ब्लैडर अप्रोक्सीमेटली आधा भर जाता है, तो क्या होता है कि आपका जो डेट्रोसर मसल वाला वॉल है ना, उस वॉल में स्पेशल सेल्स होते हैं जिनमें रिसेप्टर होते हैं स्ट्रेचिंग के। मतलब क्या, जब भी वॉल बहुत ज्यादा खींचा जाएगा, है ना, जब स्ट्रेच बहुत ज्यादा होगा, तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर उस स्ट्रेचिंग इंपल्स को पकड़ लेगा। करेक्ट है। और इस इंपल्स को या इस सिग्नल को वो स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसफर करेगा। करेक्ट है। अब जब स्पाइनल कॉर्ड में ये, या जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर का जो न्यूरोनल सिस्टम है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो डायरेक्टली ब्रेन से निकलते हुए आता है। करेक्ट है। तो इनडायरेक्टली आपके न्यूरॉन्स को सिग्नल जा रहा है। जब ये होता है तभी एक इम्पल्स जाता है आपके कॉन्शियस माइंड में या अपने सोचने वाले दिमाग में, और आप सोचते हैं ओके अभी, ओके हमें मिक्चुरेशन करने की जरूरत है या हमें यूरिन को बाहर फेंकने की जरूरत है। ठीक है। ये जो मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स सेंटर है, तो ये आपका जो स्पाइनल कॉलम है या जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके जो न्यूरॉन्स किडनी के स्ट्रेच रिसेप्टर्स को रेस्पॉन्ड करते हैं, वो न्यूरॉन्स को हमने नाम दे दिया है मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स सेंटर। तो ये क्या करते हैं, ये इंपल्सेस ट्रांसमिट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, आपके इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। ओके, धीरे धीरे जो है आपका ब्लैडर मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लैडर जो है वो शॉर्टन हो जाएगी ना। कॉन्ट्रैक्शन, इमेजिन कीजिए ब्लैडर है, इट्स अ बैग। अब वो बैग को अगर आप प्रेस करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो प्रेसिंग अंदर की तरफ होगा ना, तो क्या होगा, लिक्विड जो अंदर भरी है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। तो जब ब्लैडर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आपके इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो मसल्स हैं, है ना, वो रिलैक्स होंगे, उस टाइम पे जो है आपका यूरिन एलिमिनेट होगा। करेक्ट है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी इंपल्सेस आते हैं कॉन्शियस सेंटर ऑफ द ब्रेन से। ठीक है। और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी रिलैक्स होता है। तो आपको समझना क्या है, जब ही यूरिन को हमें बाहर फेंकना है या मिक्ट्यूरेशन की जब इंपल्स आती है ना, तो एक्सटर्नल और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स होना चाहिए और ब्लैडर मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये आपको समझना है। ओके, स्फिंक्टर्स भी मसल से ही बने हुए हैं। करेक्ट। ब्लैडर भी मसल से बना हुआ है। तो अगर यूरिन को आपको बाहर फेंकना है तो ब्लैडर मसल को होना है कॉन्ट्रैक्ट और दोनों स्फिंक्टर्स को होने हैं रिलैक्स। ठीक है। ये सब जब होगा तभी यूरिन एलिमिनेट होगा आपके ब्लैडर से। ठीक है। टिपिकली 2 साल तक के बच्चे जो हैं उनका मिक्ट्यूरेशन पे बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं होता है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स की तरफ जाने वाले न्यूरॉन्स या ब्रेन सिस्टम है वो सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं, और उसके वजह से जो है ओके कंट्रोल ऑन यूरिनेशन इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है। नाउ आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। अब इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी, आगे के वीडियोस में हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसको कंटिन्यूसली शेयर करते जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी 11th की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों की मदद हो जाएगी। प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आपको शेयर करना है। बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको सारे आगे आने वाले वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन वो मिल जाएगी। Okay, so please do not forget to subscribe to this channel. Thank you very much and keep studying.